हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? लाइफ मज़े में कट रही है ना? चलिए भाई, मज़े में ही कटनी चाहिए ज़िंदगी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के साथ जो बच्चा पढ़ाई को एंजॉय करता है उसकी लाइफ मज़े में कट रही है। जो पढ़ाई छोड़ के एंजॉय कर रहा है उसकी लाइफ अच्छे में नहीं कट रही है। वो भ्रम में है कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है, आगे चल के उसके लिए पहाड़ जैसी मुसीबत इंतज़ार कर रही है। और जो बच्चा पढ़ाई को इंजॉय कर रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, वो स्टूडेंट ही सही मायने में इंजॉय कर रहा है लाइफ को। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। हम लोग स्प्रिंग बैलेंस पढ़ रहे थे, है ना? स्प्रिंग बैलेंस पढ़ रहे थे, याद है ना आपको स्प्रिंग बैलेंस? तो आइए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बेटा, जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, लेट अस सपोज ये स्प्रिंग बैलेंस है। बेटा ध्यान से सुनना, ईमानदारी से और प्यार से। स्प्रिंग बैलेंस है। अच्छा बेटा, अगर मैंने यहाँ पे 5 kg की बॉडी टांग दिया, बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या बोलोगे? तो बोलेंगे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग वेरी इजी सर, 5g डाउनवर्ड लगेगा, इस वेट के ऐसे ब्लॉक नीचे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा। स्प्रिंग फोर्स ऐसे, जो भी स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है, ये मैंने बताया था कि जो रीडिंग होती है वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होती है। और स्प्रिंग फोर्स, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स 5g के इक्वल होगा। स्प्रिंग फोर्स 5g के इक्वल होगा। अब मुझे आंसर न्यूटन में न दे करके kg वेट में देना है। तो याद करिए बेटा, मैंने आपको बताया था 1 kg वेट g न्यूटन या 9.8 न्यूटन। तो g को हटा करके 1 kg वेट लिख देंगे, तो 5 kg वेट इज़ द आंसर। तो इस तरह से ये जो रीडिंग आएगी वो 5 kg वेट के इक्वल आएगा। तो इस तरह से बेटा कितने आराम से मैंने इसे बनाया, और बहुत ज़्यादा टफ तो लगा ही नहीं, है ना? और बनाते हैं, देखो और बनाते हैं, बड़े आराम से बनाते हैं, ठीक? मिटा दे इसे, आराम से समझना, ठीक है बेटा? घबराना नहीं, मैं यहीं पर हूँ। और देखिए, और आराम से लिख लेना भाई, घबराना नहीं। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर इंक्लाइनेशन ये 30 डिग्री है, यहाँ पे वेइंग मशीन, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा है, ठीक है? ये स्प्रिंग बैलेंस है बेटा, बड़े प्यार से, जोर से बोलो, बड़े प्यार से। और स्प्रिंग बैलेंस से ये वेट हमने टांग दिया m मास का, बॉडी। अब हमसे बोला रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा? रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा? तो हम बोलेंगे बहुत इजी होगा। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा? तो बोलेंगे सर, एक बात तो क्लियर है, इधर कितना फोर्स लगेगा? mg sin 30, ये क्लियर है ना बेटा? mg cos 30, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा 30 से बैलेंस हो जाएगा, और स्प्रिंग खींच जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर लगेगा, ऐसे स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पे लगता है। और ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा इसको बैलेंस करेगा। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin 30 1/2 mg/2, ये स्प्रिंग फोर्स है बेटा। तो रीडिंग आएगा बड़े प्यार से, जो भी स्प्रिंग फोर्स होता है वही रीडिंग होता है। स्प्रिंग फोर्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना, बस स्प्रिंग बैलेंस को इससे कोई मतलब नहीं कि बॉडी का वेट कितना, उसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है mg/2। और ये g बेटा होता है g न्यूटन, जो होता है 1 kg वेट 9.8 न्यूटन, या जी 9.8 होता है, तो g को हटा के बोलेंगे m/2 kg वेट। तो इस तरह से बेटा बड़े प्यार से हमने रीडिंग बता दिया, है ना? आसान नहीं है, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से समझो तो दिस इज़ वेरी इजी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में डरेगा कोई नहीं भाई, मिटा दें। चलो लिख लेना ठीक से बेटा,
इसे अच्छे से लिख लेना, नोट्स में अच्छे से लिखना। और जैसे कि मैं बताता रहा हूँ, निरंतर मैं बोलता आ रहा हूँ और हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिवाइज़ करा, अच्छा आजकल मैं सुर में बोल रहा हूँ क्या? आज का मैं मतलब आज मैं कुछ एक सुर में बोल रहा, नहीं मज़ा आ रहा है ऐसे पढ़ाने में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको जो है आपको रिवाइज़ करना चाहिए। आपने नोट्स में लिखा, उसके बाद रफ में अच्छे से रिवाइज़ करना। ओके, देखो मैं सुर में हूँ आज मैं थोड़ा सा सुर में बोल रहा है ना बेटा, ऐसे ही मन कर रहा है आज। तो बेटा ध्यान से, ईमानदारी से। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ बड़े प्यार से, जोर से बोलो, बड़े प्यार से, ये स्प्रिंग बैलेंस है, देखना बेटा ये स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पर 1000 न्यूटन फोर्स हमने एक्सर्ट करा और हमसे बोला रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर बड़े प्यार से, जोर से बोलो, बड़े प्यार से, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो देखिए बेटा, हम बोलेंगे जब आप इसे खींचोगे ऐसे करके तो स्प्रिंग एक्सपैंड होएगा और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को कोई मतलब नहीं है कि तुमने कोई वेट टांगा या तुमने हाथ से खींच दिया, इसको कोई मतलब नहीं। इसको मतलब किससे बेटा? स्प्रिंग फोर्स से मतलब है ना। तो यहाँ पर जब आप ऐसे करके खींचोगे तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितने के इक्वल होगा? 1000 न्यूटन के बराबर। स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे 1000 न्यूटन। तो रीडिंग जो होगा, मैंने बार बार बोला है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को केवल स्प्रिंग फोर्स से मतलब है। या तो आंसर 1000 न्यूटन लगाएंगे या फिर आंसर में न्यूटन न दे के केजी वेट देगा। तो क्या करेंगे बेटा? तो 100 × 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 1 kg वेट के इक्वल होता है ना। 1 kg वेट 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन भी कह सकते हो। 10 न्यूटन 1 kg वेट, तो 100 kg वेट इज़ द आंसर। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग ये आएगी। तो दिस इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा बेटा, इसी में एक कहानी ये बनता है बेटा, लेट अस सपोज, मिटा दूँ पहले? हाँ मिटा देता हूँ। देखो बेटा, बहुत आराम से सुनना। आपसे ये क्वेश्चन कहेगा बेटा, इधर दीवार के बजाय इधर भी हुक लगा करके 1000 न्यूटन इधर से खींच रहे हैं। अब हमसे बोलेगा रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो देख के लगता है, देखिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, वो बोलेंगे सर यहाँ रीडिंग 0 आएगा सर, बट गलत है। जब आप ऐसे करके खींचोगे, ऐसे करके, तो क्या स्प्रिंग फैलेगा नहीं? क्या बिल्कुल फैलेगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब ऑप्शन बोलेगा यहाँ रीडिंग कितना आएगा, जरा एक सेकंड, यहाँ रीडिंग कितना आएगा? क्या 0 आएगा? तो नहीं सर 0 है। क्या 2000 न्यूटन आएगा? तो भी नहीं, गलत। जब हम यहाँ से ऐसे करके खींचते हैं और उसके बाद आगे जाके खींच नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स अंदर यहाँ और स्प्रिंग फोर्स अंदर यहाँ। तो स्प्रिंग फोर्स क्या 2000 न्यूटन के बराबर होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर देखो स्प्रिंग फोर्स इधर, 1000 न्यूटन इधर। बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस के लिए 1000 है तो ये भी 1000 होना पड़ेगा, ये 1000 न्यूटन होगा, ये भी 1000 न्यूटन होगा, तभी तो हम बोलेंगे। तो यहाँ पर बेटा रीस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट हो रहा? 1000 न्यूटन। तो रीडिंग विल बी सेम, 1000 न्यूटन विल बी सेम, बिल्कुल 100 kg वेट या 1000 न्यूटन। तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है? कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है? कन्फ्यूज़न ये सोचते हैं लोग कि ये स्प्रिंग बैलेंस है और दीवार से अटैच कर दिए, तो ये केस में 1000 न्यूटन लगाया और दीवार के बजाय बेटा यहाँ पर ये स्प्रिंग बैलेंस है। आराम से सुनना, और ये ऐसे है 1000 न्यूटन, इधर 1000 न्यूटन। तो आप ये सोचो, ये और ये केस अलग नहीं है, एक ही है बेटा। कैसे? जब आप 1000 न्यूटन लगाओगे, इसको एक बॉडी मानो, सोचो 1000 न्यूटन, तो दीवार भी 1000 न्यूटन पीछे लगाएगा, तभी तो ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ रुका हुआ है, केवल स्प्रिंग खींच रहा, कहीं जा तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर खींच करके रखो ऐसे,
तो और ये दोनों एक ही चीज़ है बेटा, इनको लोग अलग अलग मानते हैं, नहीं एक ही चीज़ है। सोचो ये कैसे रुका हुआ है, 1000 इधर है तो एक्सटर्नली 1000 इधर भी तो लगेगा, तभी तो नेट 40, ये बॉडी स्प्रिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएगा। तो ये दीवार दरअसल 1000 न्यूटन, यहाँ पर आदमी ने पकड़ा हुआ है ऐसे हाथ से और एक हाथ से ऐसे खींच के ऐसे पकड़ा हुआ है, तो यहाँ दीवार है और यहाँ आदमी ने फोर्स लगा के लगाया हुआ है, ऐसे सपोर्ट दिया हुआ पकड़ा हुआ है। सो दीज टू केसेस आर सेम। आई बात समझ में, कंफ्यूज मत होना। मिटा दें। चलो भाई, स्प्रिंग बैलेंस में थोड़ा बहुत सीख लिया आपने, स्प्रिंग बैलेंस समझ में आया बेटा? पहले ये बताओ, स्प्रिंग बैलेंस समझ में आया? स्प्रिंग बैलेंस बहुत आसान था, स्प्रिंग बैलेंस बहुत ही आसान था, ठीक है। लिफ्ट में कहेगा तो स्यूडो फोर्स ले लेना, स्प्रिंग फोर्स निकालना जानते हो, आराम से बना लोगे, ठीक है ना। हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं? जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ही ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक। अच्छा चलिए एक काम और करते हैं, इम्पल्स पढ़ते हैं। जोर से बोलो, क्या पढ़ते हैं? इम्पल्स। डोंट वरी, जोर से बोलो, डोंट वरी। इम्पल्स। भैया इम्पल्स क्या चीज़ है? इम्पल्स क्या चीज़ है? व्हाट इज इम्पल्स, है ना बेटा? हाँ, इम्पल्स। तो सबसे पहली बात तो जो भी पीछे का पढ़ाया है सब आज बैठ कर रिवाइज करना, लिख करके, वो भी एकदम लिख करके, एवरीथिंग, कंस्ट्रेंट मोशन से लेके, एटवुड मशीन से लेके, मूवेबल पुली के क्वेश्चन से लेकर के, फर्स्ट लॉ से लेके सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सब कुछ सिस्टम मानते कैसे, सब रिवीजन हो जानी चाहिए, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप क्लियर रहोगे, बिल्कुल लिख के पूरा प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार नहीं 2 बार परफेक्ट हो जाओगे फिजिक्स के अंदर। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी बात माना करो, मेरी बात नहीं मानोगे नुकसान आपका है। मैं जानता हूँ कि फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए मेरी बात माना करो, इसे हल्के में मत लिया करो। लिख के रिवाइज करना है आपको, लिख के रिवाइज। चलिए इम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। इम्पल्स क्या होता है? जैसे हमारे लाइफ में बेटा हम इम्पल्स कई बार देखते हैं, किसी को ऐसे धक्का दे देना, जैसे वो आदमी, जैसे कोई वजन है, अब वो उसे धकेल रहे हो, चल नहीं रहा, धक्का दे दो, चल पड़ेगा। इम्पल्स दरअसल क्या होता है? जब कोई फोर्स, जब कोई बड़ा फोर्स बहुत ही छोटे से समय के लिए लगे, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन इम्पल्स इज डिफाइंड। पहले तो इम्पल्स कब डिफाइंड है? जैसे देखो बेटा, गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है, जरा फील करना, गाड़ी का पहिया पंचर हो जाता है, उसमें नट वुड लगा होता है ना, उसको खोलना होता है। हम रिंच लगाते हैं, रिंच लगाते हैं और ऐसे करके ऐसे पुश करते हैं, नहीं खुलता है। लेकिन वही पैरों से ऐसे करके ऐसे मारते हैं, खुल जाता है, या ऐसे मारते खुल जाता है। दैट इज इम्पल्स। व्हेन वी एक्सर्ट द फोर्स फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तभी इम्पल्स डिफाइंड होता है। किसी को ऐसे धक्का दे देना, दिस इज इम्पल्स। ऐसे ऐसे करके पुश करना, दिस इज नॉट इम्पल्स। जैसे मैं इस बोर्ड को ऐसे पुश कर रहा हूँ, तो क्या मैं इम्पल्स लगा रहा हूँ? नहीं, ये इम्पल्स है। जब मैं फोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाता हूँ, तभी इम्पल्स डिफाइंड होता है। तो हम बोलते हैं व्हेन फोर्स एक्ट्स on a body or system for a very small interval of time, for a very small duration of time, for a very small duration of time, then इम्पल्स इज डिफाइंड। पहले तो इम्पल्स कब डिफाइंड होता है ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना बेटा। बड़ा फोर्स बहुत ही छोटे समय के लिए लगे, है ना। आप देखते हैं जैसे मान लीजिए ताला है, ताला को तोड़ना है तो आप ऐसे लटक जाते हैं, नहीं टूटता है। लेकिन वही अगर ईंट लेकर के ऐसे ऐसे मारना शुरू करें तो क्या होता है? फोर्स लग रहा है छोटे समय के लिए, ताला टूट जाता है।
हथौड़ी मारते आप ऐसे, हथौड़ा मारते हैं ना ऐसे करके मारा, तो इम्पल्स लगाते हैं बेटा। ऐसे थोड़े हथौड़े को रख देते हैं उसका ऐसे पुश करते रहते हैं, इम्पल्स थोड़ी ना लगेगा। इम्पल्स होता है जब फोर्स छोटे समय के लिए लगाते हैं, यानी फोर्स जो एक्ट करेगा वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। एंड it is defined as the product of force and time of action of force, ये होता है बेटा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? जो फोर्स लग रहा वो इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम इज द इम्पल्स, है ना। इम्पल्स इज द फोर्स इनटू टाइम, इसको बोलते हैं इम्पल्स। और तब डिफाइंड होता है जब ड्यूरेशन बहुत छोटा हो, तब बोलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू टाइम, जो फोर्स लग रहा वो इनटू टाइम इज द इम्पल्स। अब सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा। ड्यूरिंग इम्पल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता बेटा कि ड्यूरिंग इम्पल्स फोर्स में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। फोर्स में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। फोर्स या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। जैसे सोच के देखो बेटा, आजकल आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट का मैच। मान लो धोनी ने बहुत अच्छा 6 मारा, एकदम छक्का उड़ाया बिल्कुल ढंग से। तो सोचो ये गेंद है, बॉल, और ये बैट है। अब ये बॉल बैट की तरफ आ रहा है, बैट ऐसे। अब सोचो बेटा, क्या बॉल और बैट अभी कांटेक्ट में आए? नहीं आए हैं। क्या फोर्स लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। अब ये बॉल ऐसे आया बैट पर, अब ऐसे आया, देखो पहले अभी धीरे से छुआ है, एकदम स्लो मोशन में देखो दिखा रहे हैं। ये पूरी वीडियो सोचो स्लो मोशन में चल रहा है। जब छक्का मारा उस शॉट को देखो, बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा है। ये बॉल आ रहा है, ये बैट है, ये बॉल है, ये बैट है, ये बॉल है, ये बैट है, ये ऐसे आया। अब देखो ऐसे आया, अभी कांटेक्ट में आया। अब ऐसे करके फोर्स लगा रही, ये आपस में फोर्स लगाएंगे। और ये फोर्स कैसे लग रहा है? जीरो से बढ़ते मैक्सिमम से करते करते जीरो, और फिर बॉल इधर। तो इस दौरान जो फोर्स हो रहा बेटा बॉल और बैट के बीच में, क्या वो कांस्टेंट है? तो नो सर, पहले फोर्स जीरो से बढ़ते मैक्सिमम करते करते जीरो, फिर अलग हो गया। तो ड्यूरिंग इम्पल्स फोर्स जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, फोर्स वेरिएबल भी होता है बेटा, है ना। इसलिए अगर मैं बोलूं कि इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, तो ये थोड़ा गलत भी हो सकता है फोर्स वेरिएबल हो। हाँ, कांस्टेंट फोर्स हो तो F इंटू टी कर लेंगे, लेकिन फोर्स वेरिएबल भी तो हो सकता है, और जनरली वेरिएबल ही होता है। जो हम अपने आसपास जो इम्पल्स देख रहे हो सब वेरिएबल होता है। अभी मैंने अपने हाथ को ऐसे मारा, तो ये ऐसे जब गया, अब ये ऐसे फोर्स जीरो से बढ़ते मैक्सिमम घट के जीरो ऐसे। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? यहाँ पर फोर्स जो ड्यूरिंग इम्पल्स है उसमें फोर्स वेरिएबल है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें समझना है। मैं इधर मिटा रहा हूँ ना, लिख लेना इसे वीडियो रोक करके। तो देखिए, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। ये इम्पल्स है, और इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, जिधर फोर्स लगता है उधर ही इम्पल्स होता है। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज वेरिएबल, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर ड्यूरिंग द इम्पल्स फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में इम्पल्स लिखते हैं एवरेज फोर्स, यानी फोर्स तो वेरिएबल है, एवरेज फोर्स इनटू टी। या तो ये लिखते हैं, या फिर ऐसे सुनिए, एवरेज फोर्स निकालते कैसे? तो देखिए, एवरेज फोर्स होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी।
और dt का इंटीग्रेशन t समय तक लगा है तो 0 से t आ जाएगा। f वेक्टर dt का इंटीग्रेशन अपॉन t, ये वैल्यू f एवरेज की वैल्यू यहाँ रखो तो इम्पल्स आ जाएगा। देखिए f एवरेज की वैल्यू ये है, इंटीग्रेशन f वेक्टर इंटू डी टी अपॉन टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल आउट। तो अगर इम्पल्स वेरिएबल हो बेटा, सॉरी फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रहा तो वो फोर्स इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बाय टेकिंग द प्रॉपर लिमिट वी हैव द इम्पल्स। तो देखिए जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको पकड़िए। अगर फोर्स कांस्टेंट है एफ इंटू टी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो एवरेज फोर्स इंटू टी, एवरेज फोर्स इंटू टी ऑन एन एवरेज, एवरेज एक तरह का कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ से गाड़ी चला करके मथुरा जाऊँ तो क्या स्पीड वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है? यस, उस दौरान एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एक वर्चुअल वेलोसिटी, और वो वर्चुअल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होता है जिससे अगर आप चलते हैं तो सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में ट्रैवल करते हैं। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। तो एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एवरेज कैसे निकालते हैं? एफ वेक्टर डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन ए डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन मतलब टी, टी टाइम तक लग रहा है। यहाँ ये वैल्यू रखा, ये उठा के वैल्यू रखा, यहाँ डी टी टी से मल्टीप्लाई करा, टी से टी कट गया, ये आ गया। अब आज के बाद अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो एफ इंटू टी, वेरिएबल फोर्स हो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी टी, लिमिट 0 से टी। इस तरह से इंपल्स निकलेगा। सो वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। आ रही बात समझ में बेटा? अब देखिए इसको लिख लेना अच्छे से, गड़बड़ मत करना। गड़बड़ जहाँ की है बस रायता फैल जाएगा। गड़बड़ नहीं करना। देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर बेटा एक टर्म डिफाइन किया गया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? देखिए आप जानते हैं इंपल्स बराबर होता है, जनरली तो ये वेरिएबल फोर्स ही होता है इसलिए यही लिख रहे हैं, एफ वेक्टर इंटू डी टी। अब बेटा आप जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप यहाँ पर बेटा ये लिख सकते हैं डी पी वैक्टर बाई डी टी, किसके जगह पे? फोर्स के जगह पर इंटू डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल आउट। तो इम्पल्स बराबर क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी पी, मतलब क्या हुआ? दिस इज द स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, इंटीग्रेशन ऑफ द टोटल चेंज इन मोमेंटम। सो इसीलिए बोलते हैं बेटा इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। यानी अगर किसी बॉडी पे इम्पल्स लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। सो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स जो होता है बेटा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। बताओ ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको एक बार वीडियो देखा, फिर नोट्स में लिखा, फिर एक बार और ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया ताकि दिमाग में बिल्कुल घुस गया, अच्छा इम्पल्स ऐसा, अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद रफ में जाके फिर बोल बोल के लिखा इम्पल्स ये तब डिफाइंड होता है जब बड़ा फोर्स लगता है बहुत छोटे से समय के लिए, और ये वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। एफ कांस्टेंट है तो एफ इंटू टी, वेरिएबल है तो एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन इंटू डी टी। ऐसे करके बोल बोल के अगर आप बोलोगे, मेरी तरह बोलोगे, तब जा कर के आपको आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, ईमानदारी से। देखिए बेटा ओवरऑल यू कैन से, ओवरऑल यू कैन से, आप कह सकते हैं यू कैन से क्या कि इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी टी, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज़ द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एन इम्पल्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर इंटू डी टी या चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। इट्स अ वेरी सिंपल कहानी।
वेरी वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कहानी। जो इम्पल्स पढ़ रहे हो बहुत आसान है बेटा। आ रही बात समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जोर से बोलो शानदार। तो मिटा रहा हूं बेटा, डरने का नहीं, अच्छे से लिखना। अब सुनते हैं ईमानदारी से, अब सुनते हैं। अगर कभी भी, जोर से बोलो, अगर कभी भी फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ खींच दे बेटा, दे दे बेटा, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, सुन लीजिए बेटा। अगर कहीं भी बोले किसी बॉडी पे इम्पल्स लग रहा है, इम्पल्स का मतलब फोर्स लग रहा है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ये टाइम है इस एक्सिस पे, और ये फोर्स, जनरली फोर्स क्या होता है? वेरिएबल, यानी जीरो से बढ़ करके फिर मैक्सिमम से घट करके जीरो। अगर मान लीजिए फोर्स और टाइम का यही ग्राफ मैंने मान लिया, सपोज दैट, तो इसका जो टाइम के साथ एरिया होगा बेटा, ये एरिया यानी फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उसका जब एरिया निकाल लोगे तो ये एरिया इम्पल्स को देगा, और ये एरिया जो होगा इम्पल्स का मतलब क्या होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। आ रहा समझ में? तो कभी भी फोर्स और टाइम का ग्राफ हो, एरिया निकाल लोगे बेटा तो वो एरिया इम्पल्स को देगा, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम को देगा, बताएगा। और बेटा इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होगी? गेस करो, या तो मोमेंटम के एसआई यूनिट के बराबर होगी या फिर फोर्स इंटू टाइम, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो कभी बेटा अगर एसआई यूनिट, सब कुछ पढ़ा दिया और एसआई यूनिट ही नहीं पढ़ाया तो हमारे यहाँ बहुत खतरनाक प्राणी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं एसआई यूनिट ऑफ आई। तो एसआई यूनिट होता है, या तो लिखो न्यूटन इंटू सेकेंड, या फिर ये भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। सो डरने का नहीं भाई, अगर डर गए तो रायता फैल जाएगा, डर गए तो रायता फैल जाएगा। तो क्या इम्पल्स आपको आसान लगा? जल्दी बताओ बेटा, पहले इम्पल्स आसान लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल आसान है, परेशान मत होना। इम्पल्स इज़ वेरी इजी, इम्पल्स इज़ वेरी इजी, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अगर आपने गड़बड़ किया रायता फैल जाएगा। ठीक, एक मिनट रुकिए। अब बेटा मुंडी को ऊपर रखते हैं, मुंडी को ऊपर रखते हैं। अब पहले क्वेश्चन करते हैं, अब पहले क्वेश्चन करते हैं जम करके, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चंस कैसे बनता है। चलिए भाई, पहले तो क्वेश्चन करना बेहद ज़रूरी है। जोर से बोलिए, क्वेश्चन करना बेहद ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया? जोर से बोलो, अगर क्वेश्चन नहीं बनाया तो क्या बनाया? देखो एक क्वेश्चन है बेटा, मेरे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, और डरना नहीं है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग ब्लॉक। इस डायग्राम को आप देख रहे होंगे, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग ब्लॉक। देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हैंगिंग ब्लॉक, हैंगिंग ब्लॉक, ठीक है। ये हमसे कह रहा है, हैंगिंग ब्लॉक की वेलोसिटी कह रहा है। कैसे बनेगा भाई? तो ये अच्छा, ये मूवेबल पुली है। अरे ये पुली तो अपनी जगह पे घूमता रहेगा, ये पुली घूमते घूमते नीचे या ऊपर जाएगा। ओके,
इसमें 1 मीटर पर सेकेंड, इस एंड में 1 मीटर पर सेकेंड, इस एंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। अरे मूवेबल पुली है, कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, याद आ रहा पुली कंस्ट्रेंट। अरे पुली कंस्ट्रेंट पहले लिख लो यार, पुली कंस्ट्रेंट क्या था? अच्छा वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकालनी है। अरे पुली कंस्ट्रेंट था समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 0। अच्छा भाई ये करना है, ठीक। ये इधर जा रहा है, रस्सी में टेंशन ऐसे लगेगा, टेंशन दिखाने आना चाहिए, टेंशन दिखाने में स्मार्ट होना चाहिए। वही टी इधर, वही टी इधर, वही टी इधर, वही टी इधर एंड वही टी इधर, और ये 2t और ये 2t। इसकी वेलोसिटी किधर मानोगे, ऊपर या नीचे? अच्छा देखो सब जगह टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट है, टेंशन वेलोसिटी अपोजिट है ना, टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट है। चलो इधर सेम डायरेक्शन मान लो, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर प्लस आया तो ऊपर जा रहा है, माइनस आया तो नीचे जा रहा है, डोंट वरी बेटा। चलो यहाँ से शुरू करो, t और वेलोसिटी अपोजिट है, -t × 1। फिर यहाँ देखो वेलोसिटी इधर, t इधर, अपोजिट है, t × t, p × 2। फिर यहाँ देखिए 2t ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, प्लस 2t × v इक्वल टू 0। t से t कट गया, -1 -2 -3 इक्वल टू 2v इक्वल टू 0। सॉरी ये प्लस है ना, तो 2v इक्वल टू 3, v इक्वल टू प्लस के 3/2 आया। अरे वाह, जिधर माना था सही माना था, है ना, प्लस आया मतलब जिधर माना था सही माना था। तो 3/2 मीटर पर सेकेंड, कमाल हो गया, बहुत बढ़िया, ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? और बना रहा हूँ बेटा, डोंट वरी रहना, डोंट वरी रहना, ठीक है, डोंट वरी रहना। देखो और क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और है, और बनाते हैं, बस घबराना नहीं। कल पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, कल पूरा ढंग से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनने लगे, NLM के क्वेश्चन में डर नहीं लगे, आसान फील हो, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। बनाते हैं बेटा ईमानदारी से। देखिए ये डायग्राम बेटा ध्यान से देखें, ये पुली है, अच्छी बात है, ये ऐसे, ये एट अ गिवन इंस्टेंट ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। देखिए बेटा एट अ गिवन इंस्टेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी समय पर ईमानदारी से ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। What is the velocity of B? What is the velocity of B at that instant? At that instant, ये देखिए, तो A की वेलोसिटी मालूम है। अगर आप क्वेश्चन को देखें बेटा ध्यान से, तो क्या लिखा है, एट अ गिवन इंस्टेंट ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। अरे भैया ए तो ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और बी में वेलोसिटी कह रहा है, किधर माने, नीचे ऊपर, कहीं भी मानो, जिधर मानो ठीक है। अगर प्लस में आया तो जिधर माना था सही था, नेगेटिव आया तो बोलना जिधर माने तो उल्टा कर लो उसे। चलो पहले टेंशन देखते हैं, टी 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 टी, देखो टेंशन का एरो भी समझना बेटा, रस्सी लूज होना चाहती, इधर और इधर से टेंशन खींचेगा, पुली लाइट है, टेंशन भी जितना इधर उतना इधर, टी 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 टी, टेंशन में एक्सपर्ट होना चाहिए।
और ये मूवेबल पुली हल्की है, चले ना चले, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स, टी और टी 2T, ये 2T और ये 2T। पुली कंस्ट्रेंट लगाएंगे, सिंपल दिख रहा है। पुली कंस्ट्रेंट क्या करेंगे, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, देखिए अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, इस बॉडी पर देखिए तो 2T और T 3T ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो एक तो अपोजिट होना पड़ेगा ना, तो ऐसे मान लेते हैं V नीचे की तरफ। हैव सम कॉमन सेंस यार। अब टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, -T इंटू V प्लस, इस बॉडी पर टोटल टेंशन T इधर 2T इधर, कितना हो गया 3T और 5 ऊपर, तो 3T इंटू 5 इक्वल टू 0। T से T खत्म, माइनस V उधर गया, V 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में? तो बेटा आज मैंने क्वेश्चन कराया, कल जम के कराऊंगा, ठीक है? तो ठीक है, यहीं तक, थैंक यू।